हेलो बच्चों, तो आज माई सेल्फ रघुराज सिंह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जरा समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। सुनिए, अभी तक हम क्या देखते थे, जैसे मान लो ये इंटरफेस है। इंटरफेस असल में मैं ये कहता था ये वो बाउंड्री है जिसके राइट हैंड साइड में एक अलग दुनिया होगी और लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग दुनिया होगी। दुनिया का मतलब एक मीडियम होगा। ठीक, तो यहां पर इसको कहते थे इंटरफेस, इसको कहते थे इंटरफेस। तो अभी तक क्या होता था, एक रे ये आती थी और ये यहां पर नॉर्मल डालते थे और ये रे इस मीडियम में लौटकर आ जाती थी। तो इसको मैंने नाम दिया था, याद करो तो, इंसिडेंट रे। इसको नाम दिया था मैंने रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो रे है इसकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ एनर्जी या इसका कुछ पार्ट इस मीडियम में भी चला जाएगा। मान लीजिए इसको मैं कह देता हूं मीडियम 1, इसको कह देता हूं मीडियम 2। अब इसमें भी चला जाएगा। अब वो देखो कैसे जाता है, जब दूसरे मीडियम में रह जाती है तो इसका रास्ता चेंज हो जाता है। जानी ऐसे चाहिए थी पर ऐसे नहीं जाती, या तो ऐसे चली जाएगी या इधर भी मुड़ जाती है। वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो कि अभी मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आर पार चली जाती है। तो फिर यहां पर मैं रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर देता हूं, व्हेन लाइट travels through a boundary, when light travels through a boundary, ये बाउंड्री है। ठीक, इंटरफेस या बाउंड्री भी कहते हैं इसको। इंटरफेस थ्रू अ बाउंड्री ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें लाइट चल सकती है। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, व्हेन लाइट travels through a boundary of two transparent medium from one medium to another medium। ठीक, when light travels through a boundary of two transparent medium from one medium to another medium is called refraction of light, is called refraction of light। ठीक, तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट के चले जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इतना उतारो आराम से। तो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना क्या है? बेसिकली एक मीडियम से लाइट आती है, वो दूसरे मीडियम में आर पार चली जाती है। इसको फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, केवल यही पढ़ेंगे। ठीक, इसको हटा देता हूं, उतारो आराम से। तो एक मीडियम से लाइट का दूसरे मीडियम में चला जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहीं भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये होता, ये इंटरफेस होता या बाउंड्री होता। इधर मान लीजिए एयर है, इधर मान लीजिए वाटर है। तो लाइट एयर से इस तरीके से आ रही है। अब यहां पे लाइट ब्रेक होगी, कुछ पार्ट होगा रिफ्लेक्शन और कुछ पार्ट होगा रिफ्रैक्शन। कुछ अंदर भी लाइट चली जाएगी और जो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आर पार जाती है, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक, हम फिलहाल वही पढ़ेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन के नियमों की तरह यहां भी चलेगा। हम हमेशा इसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। ठीक, अब लाइट किधर भी मुड़ सकती है, किधर मुड़ती है वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो ये लाइट इस तरह से मिल गई। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे।
ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। एक बार और लिख लो चाहो तो। और इस फिनोमेना को, फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बेसिकली डेफिनेशन लिख दी, व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ बाउंड्री, व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ बाउंड्री, ये बाउंड्री जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें लाइट चल सके। अब आप यहाँ पे कोई लकड़ी या कुछ ऐसा मीडियम ले लेते जिसमें लाइट नहीं चलती तो स्टडी क्या करते, ठीक। इसलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। हटाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। असल में ये एक किसी भी मीडियम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जब कोई लाइट आती है, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ये फैक्टर ये डिसाइड करता है कि उस लाइट का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस मीडियम से कितना पास करेगा। तो ये बातें तो अभी मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मुद्दे से नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मुद्दे से भटक जाओगे। तो मैं यहां पे सिंपल बात कर रहा हूं। असल में जो म्यू होता है ये डिसाइड करता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ठीक। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आरआई बोलते हैं, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या करता है, इट डिसाइड्स the speed of an electromagnetic wave in a medium। एक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिसाइड करता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिसाइड करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मीडियम के बदलने से उसका स्पीड कैसे चेंज होगा, ये डिसीजन कौन लेता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। एक मीडियम के बदलने से स्पीड में कैसे चेंज होगा, ये डिसीजन कौन लेता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप याद करना चाहें तो इसको आप याद कर सकते हैं, म्यू को सीधे आप याद कर सकते हैं सी बाई म्यू। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। सॉरी, वी मीडियम किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो सी अपॉन म्यू होती है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक। तो किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड हो जाती है वो सी अपॉन म्यू हो जाता है। तो यहीं से म्यू की डेफिनेशन आ जाती है सी अपॉन वी मीडियम, ठीक। तो म्यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से देख लो, म्यू एक यूनिट लेस और डायमेंशनलेस नंबर होगा। यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस, क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, क्योंकि ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो ये डायमेंशनलेस नंबर होगा। अच्छा, लाइट की स्पीड या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। तो बताइए यहां पे स्पीड घटनी है, तो इसका मतलब जो म्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज। यहां पे म्यू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। जैसे जैसे म्यू ज्यादा होता है, म्यू ज्यादा का मतलब डेंसर मीडियम,
अगर मीडियम डेंसर होगा तो बताइए स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे में लाइट ट्रेवल्स स्लोली, तो स्लोली लाइट चलती है, ठीक। और अगर म्यू कम होगा तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम कहेंगे इसको, सब याद कर लो। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर, ट्रेवल्स फास्टर। तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। अब ये जो म्यू होता है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई से डिनोट करूंगा, ये दो तरीके से डिफाइन होगा। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट में बेसिकली क्या है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। देखिए ये सब क्वांटिटी रिलेटिव होती हैं, ठीक। जैसे रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपने शहर में कोई आदमी बहुत अमीर है, हमने कहा बहुत अमीर है, लेट हमने कहा कि अपने किसी शहर में जिसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो बहुत अमीर है। अगर उसी को बॉम्बे या दिल्ली पहुंचा दो तो क्या अमीर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटिवली उस शहर में 10 करोड़ से ज्यादा का कोई आदमी नहीं था, इसलिए उसको हम सबसे अमीर कह रहे थे। तो ये रिलेटिव होते हैं। तो यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहां पर मतलब होता है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये भी देखा जाए तो रिलेटिव, पर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब हमने डिफाइन कर दिया है तो उसको मैं एब्सोल्यूट बोल रहा हूं, ठीक। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखा जाए तो ये भी रिलेटिव है, पर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट बोल देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक। अच्छा, इसमें दो तीन डाटा याद कर लो। जैसे सबसे पहले तो म्यू एयर या म्यू वैक्यूम, ये भी याद कर लो कितना होता है। इसको नियरली इक्वल टू 1 लिया जाता है। एक म्यू वाटर याद कर लो, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट होता है, मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होता है, वो 4/3 होता है। इसकी वैल्यू 1.33 के आसपास होती है, ठीक। म्यू गिलास भी याद कर लो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, 1.5 होता है। ये सब याद कर लो, ये कुछ वैल्यूज आप याद करो आराम से। याद कर लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर रिलेटिव पे आते हैं। पहले जरा एब्सोल्यूट को क्लियर कर देते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या डिफाइन करते हैं, म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसको सिर्फ म्यू से लिखते हैं, ठीक। तो म्यू एब्सोल्यूट, देखो इसको मैं तो ऐसे याद करा देता हूं, कोई भूलने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी मैंने डिफाइन कर दिया, म्यू बराबर होता है C/V, बस ऐसे याद कर लो, ठीक। C/V, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बताइए क्या हो जाएगी यहां से, ठीक है। ये दो लाइट का रेशियो आ जाएगा, ठीक। तो यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको ऐसे ही याद कर लिया करो, फिर लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक। तो ये हो जाता है आपका म्यू एब्सोल्यूट। अभी रिलेटिव पे आते हैं, पहले एब्सोल्यूट को क्लियर कर देते हैं। तो
तो असल में कैलकुलेट कैसे किया होगा ये भी समझा दें। जैसे यहां से वैक्यूम लिया होगा, जैसे ये मान लो थिकनेस है, अब मान लो हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इतने में वाटर भर लिया, इतने में पानी भर लिया, ठीक, और यहां पे ये एयर ले लिया। तो अब यहां से आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी, तो इसकी आपको स्पीड पता ही होता है, यहां से यहां तक कितनी होगी, सी होगी, बराबर कितना होता है 3 इंटू 10⁸। फिर अब ये जो वाटर है, अब यहां पे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी, फिर आपने इसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली। स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, आपको टाइम पता लग जाएगा यहां से यहां तक पहुंचने का, डिस्टेंस पता होगा, तो बताइए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप यहां से यहां तक स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहां पे इसकी स्पीड आ गई v, जो भी आ गई, तो अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, वो हो जाएगा आपका c को आप किससे डिवाइड कर देंगे, v से डिवाइड कर देंगे। ये इस मीडियम का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ बात, आपको बात समझ में आ गई भाई। इसको एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहां पे लाइट की स्पीड तो पता ही होती है, अब उतनी थिकनेस यहां ले लो, इस थिकनेस को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके v निकल आएगा। तो फिर इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसे निकलेगा, म्यू बराबर c अपॉन v। ओके, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। एकदम आसान है, एकदम आसान है। हटाएं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट find the speed of light in glass and water। तो कुछ नहीं है, आपको पता ही होता है। बताइए गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी अभी याद करा दिया, कितना होता है 3/2, और म्यू वाटर कितना होता है बेटा, ये होता है 4/3। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो बताइए जो वी गिलास, आप ऐसे ही लिख दो सीधे, वी गिलास इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/म्यू हो जाएगा, म्यू गिलास, सीधे सीधे याद रखो। तो c कितना होता है बताइए, 3 इंटू 10⁸, और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, तो बराबर कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरीके से v वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, सॉरी वाटर में स्पीड कितना हो जाएगा, c अपॉन म्यू वाटर, ये होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये हो गया मेरे हिसाब से 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जरा से एग्जांपल है, एकदम स्टार्ट करने के लिए सब करा रहे हैं, आराम से उतारो पॉज करके। एकदम आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। हटाएं भैया, पॉज करके उतार लिया करो बेटा आराम से, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान है सब कुछ। हम तो ये कह रहे हैं इस तरह से याद कर लो आप इसको, कि मान लो 2-3 मीडियम ले लिए हमने, ठीक, यहां पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक, अब यहां से मान लीजिए लाइट जा रही है, अब यहां पे मान लो एयर ले लिया, तो जो वेव होती है वो इस तरीके से चलेगी, ठीक, एयर, तो यहां पे जो स्पीड होगी c होगी कितनी 3 इंटू 10⁸। मान लो यहाँ पे कोई μ1, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जो भी है मान लो 3.5 है, यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, जो भी है। तो बताइए यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी v1 होगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी v2, यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी v3, ऐसे याद कर लो। तो जो v1 की वैल्यू होगी बताइए वो कितनी होगी, सीधे सीधे c अपॉन μ1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई
3.5, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, यही आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। यहाँ पर बताइए V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C अपॉन म्यू टू। तो बताइए V2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1.2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको V3 लिखना है तो कितना हो जाएगा, C अपॉन म्यू थ्री। तो V3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू थ्री की वैल्यू कितनी है बताइए, 1.6, इतने मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो सीधे सीधे लाइट की स्पीड को उस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो आपको उस मीडियम में लाइट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक, आराम से पॉज करके उतारो। हटाएं, चलो अब देख लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कई बार क्या होता है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो मैनी टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज specified with respect to refractive index of another medium। ठीक, many times refractive index of a medium is specified with respect to refractive index of another medium। तो किसी अन्य मीडियम के रेस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे दो मीडियम है, मान लो ये μ1 ये μ2, ये मीडियम 1 है और इसको मैं मीडियम 2 कह रहा हूं। अगर मैंने लिखा, ध्यान रखना, अब यहां पे देखो डिफाइन करने का तरीका बता रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 1 μ2। इसको लिखने का तरीका सीखो, 1 μ2 क्या पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उल्टा लग गया मैं, 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 को क्या लिखेंगे, 1 μ2। और अगर हमें लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 तो क्या लिखेंगे इसको, 2 μ1। और इसको पहले याद करो कैसे लिखते हैं, 1 μ2 अगर लिखा है तो इसको लिखते हैं μ2 अपॉन μ1। फिर उल्टा लिख गया यार, सॉरी, दोबारा लिखता हूं इसको। इसको लिखते हैं, इसे हमने लिखा 1 μ2, यहां से स्टार्ट करो, तो इसको लिखते हैं μ2 बाई μ1 और इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन μ1। आपको भी पता है कि जिसके रेस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं वो नीचे होती है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 और इसको लिखते हैं 1 μ2। इसी तरीके से अगर हमने लिखा 2 μ1 तो क्या लिखेंगे इसको, μ1 अपॉन μ2। इसको पहले याद करो, 1 μ2 का मतलब क्या, μ2 अपॉन μ1, और 2 μ1 का मतलब क्या, μ1 अपॉन μ2। इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इस तरह से रीड करते हैं, पढ़ो जरा इसको।
ठीक है। अगर इसको लाइट की स्पीड के टर्म्स में भी देखना है तो वो भी देख सकते हो, पर पहले इसको सीख लो। अब देखिए कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। जैसे अभी अभी मैं आपको डिफाइन किया था, म्यू बराबर क्या होता है बताइए, सी अपॉन वी होता है। तो बताइए अगर मुझे 1 म्यू 2 लिखना है तो यहीं से देखो डिफाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर। अब बताइए म्यू 2 को क्या लिख सकते हो, क्या आप लिखते हो सी अपॉन वी 2 लिख सकते हो। तो वी 2 क्या हो जाएगा भाई, अगर आपको यहाँ पे म्यू 1 लिखना है तो ये लिखेंगे सी अपॉन वी 1, और अगर म्यू 2 लिखना है तो क्या लिखेंगे सी अपॉन वी 2। अच्छा, सी तो लाइट की स्पीड वैक्यूम होगी, यहाँ पे V1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम म्यू 1 वाले में, और V2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो अगर आपको बिना दिमाग चला ये लिखना है तो देखो आसानी से आ जाएगा, ठीक, और डिवाइडेड बाई। अब म्यू 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, सी अपॉन V1। तो बताइए यहाँ पे 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो V1 ऊपर पहुंच जाएगा, V1 अपॉन V2। तो बताइए ये भी कई बार हल्का सा क्वेश्चन रहता है, रिलेशनशिप रहती है। तो 1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, बताइए क्या होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ध्यान रखना, जहां म्यू 2 है वहां पर पहले मीडियम की स्पीड आ रही है, हालांकि मैंने डिटरमाइन कैसे करते हैं यहीं से समझा दिया आपको। तो इसको भी कई बार बुक्स में लिखा रहता है, ये भी टर्म बुक्स में लिखा रहता है। तो ये बताइए किसके बराबर हो गया, ये हो गया दो स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से अब देखो बहुत आसानी से लिख लोगे। अगर आपको लिखना हो 2 म्यू 1 कोई दिक्कत नहीं, तो ये बाय डेफिनेशन म्यू 1 अपॉन म्यू 2। और अगर आप वैसे भी लिखना चाहें इसको तो बताइए यहां से म्यू 1 को क्या लिखेंगे, म्यू 1 को लिखेंगे सी अपॉन वी 1, बता दिया बस। और म्यू 2 को क्या लिखेंगे, सी अपॉन वी 2। तो जब आप इसको करोगे तो बताइए अब ये तो कैंसिल होंगे, वी 2 ऊपर पहुंचेगा तो आ जाएगा वी 2 अपॉन वी 1। तो ये क्या वी 2 बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ये हो गया बेटा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर हुआ। तो इस तरह से लिख देते हैं, होगा। अब आपने ये देख लिया कि 1 म्यू 2 को क्या लिखते हैं, म्यू 2 अपॉन वी 1 बराबर V1 अपॉन V2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से। तो ये आपको मैंने लिखना सिखा दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जनरल में भी लिख सकते हैं, जैसे कहीं भी लिखना हो ए म्यू बी लिखना है तो बताइए क्या होगा, म्यू बी अपॉन म्यू ए बराबर, और स्पीड ऑफ लाइट में लिखना होगा तो वी ए अपॉन वी बी। इसको याद कर लो, मतलब यहाँ पे स्पीड में उल्टा हो जाता है, वी ए ऊपर वी बी नीचे। हालांकि समझा तो दिया, हाँ अच्छा। ये जो म्यू बी होता है ये क्या है, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। और म्यू ए क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। ये दोनों मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक। जैसे एक दो एग्जांपल आप अगर करना चाहें छोटे मोटे, जैसे आपको निकालना है म्यू, जैसे जी म्यू डब्ल्यू निकालना है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या लिखेंगे इसको, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ग्लास। तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 4/3। ग्लास का एब्सोल्यूट कितना था, 3/2। तो बताइए जी म्यू डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, बताइए ये आ गया 8/9। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है डब्ल्यू म्यू जी,
तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे इसको, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये होगा ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू ग्लास बताइए कितना होता है 3/2, ये कितना होता है 4/3, बराबर कितना आगे बताइए 9/8। एकदम आसान है, लिख लो। एक बात और जरा नोट करके लिख लीजिए, ऐसी ही चलती रहती है फिजिक्स। जैसे आपने देखा 1 μ2 बराबर μ2 अपॉन μ1, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने इसको लिखा 2 μ1 तो क्या लिखेंगे μ1 अपॉन μ2, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यह आएगा 1 μ2 इंटू यह आ जाएगा 2 μ1 बराबर, अगर ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 इंटू ये आ जाएगा μ1 अपॉन μ2। तो बताइए 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर 1 आ गया। तो बताइए 1 μ2 बराबर क्या आ गया 1 अपॉन 2 μ1। ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है, इसको याद रखा जाता है डायरेक्टली कि 1 μ2 बराबर 1 अपॉन 2 μ1। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो 1 अपॉन टाइम्स करके पलट दीजिए, ठीक। इसको इस तरह से लिख देते हैं, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है म्यू, ये पी म्यू क्यू लिखा हुआ है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू म्यू पी लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपने इसको पलटा है, क्यू को यहाँ लाए, पी को यहाँ ले गए, तो आप इसको 1 अपॉन टाइम्स कर दीजिए, ठीक। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए आपने देखा था, बताइए जी म्यू डब्ल्यू कितना आया था, ये आया था, अभी तो निकाला था म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, तो ये आ गया था शायद 8/9। तो अगर डब्ल्यू म्यू जी चाहिए, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन जी म्यू डब्ल्यू, जो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए 1 अपॉन 8/9 बराबर क्या आ जाएगा 9/8। अभी तो निकाला है, आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करके उतारो, एकदम आसान है। हटाएं। अब देखिए एक और अच्छा नोट, देखिए जब भी वेव किसी मीडियम में चलती है तो इसकी बहुत अच्छी जानकारी तो हम आपको जब वेव्स पढ़ाते हैं तभी देते हैं। तो असल में जब ये मीडियम में वेव चलती है तो इसकी एक स्पीड होती है v, जिसको कहते हैं वेव स्पीड। एक होती है बेटा वेवलेंथ, यहां से यहां तक की लंबाई, ये लंबाई होती है वेवलेंथ, लैम्डा, इसको कहते हैं वेवलेंथ। और ये होता है बेसिकली लेंथ ऑफ ए वेव। और एक होती है फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के पार्टिकल, तो वो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। तो बताइए मीडियम के पार्टिकल का जो ऑसिलेशंस होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। भाई हमने मान लीजिए कोई वेव यहां से रिलीज की किसी सोर्स ने, और उसने मीडियम के पार्टिकल को 100 बार ऑसिलेट कराया 1 सेकंड में, तो मैं आपको बेहतरीन बात ये बता रहा हूं, वो किसी भी मीडियम से गुजर जाए तो वो 100 टाइम्स ही हर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। मतलब एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये प्रॉपर्टी, तो इसको क्या कहते हैं नंबर ऑफ oscillations of a medium particle in 1 second। तो जितनी बार ऑसिलेट करता है, और ये असल में क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो जब वेव अलग अलग मीडियम से चलती है तो अच्छा इनमें एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा शायद, v इक्वल टू एफ लेमडा, ये एक रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है लेकिन अभी उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक, साउंड वेव में पढ़ाता हूं। तो v बेसिकली होता है वेव स्पीड, वेव स्पीड इन अ मीडियम, f होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, और ये होता है बेसिकली वेवलेंथ। तो एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं इन तीनों में, आराम से इतना लिखो, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं इसको, ये एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए अभी तक आप इतना तो कायदे से समझ गए कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेव स्पीड चेंज हो जाती है, और ये मैंने समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, फिलहाल याद करो, बाद बाकी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है साउंड वेव में जाके। फ्रीक्वेंसी इवन समझना भी नहीं है, याद कर लो, फ्रीक्वेंसी मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं करती है। ये तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हर फिजिक्स पढ़ने वाले को याद होते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जो कि मीडियम के बदलने से चेंज नहीं करती है, ठीक। तो एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। तो मान लीजिए एक वेव आपने यहां से, ये सोर्स है, एक वेव यहां से चली इस तरीके से, तो ये मान लीजिए μ1 का मीडियम है और ये μ2 का मीडियम है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें भी जो f0 होगी वही f0 इसमें होगी, ठीक। अब मान लो इसको चलो एयर कह दो 1 मिनट के लिए, ठीक, इसको म्यू कह दो आप, तो फॉर्मूले याद कराना आसान हो जाएगा। अब देखिए जो वेवलेंथ होगी, मान लीजिए ये वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा नॉट है, और बताइए जो वेव स्पीड हो जाएगी वो तो यहाँ c हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी, मेनली वेवलेंथ का ही चक्कर समझाना है, ये वेवलेंथ जो यहाँ पर होगी वो होगी कोई लैम्डा मीडियम कह दो इसको, ठीक, और जो वेव स्पीड हो जाएगी v, यहाँ पर हो जाएगी c बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ भी सेम रहेगी और यहाँ भी सेम रहेगी, f0 ही रहेगी। तो अगर v इक्वल टू एफ लेमडा है तो बताइए f इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन लेमडा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर f0 लिखता हूँ बताइए तो f0 क्या आएगा बताइए, v, यहाँ पर स्पीड कितनी है c, अपॉन वेवलेंथ कितना है लेमडा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यही इक्वेशन मीडियम 2 के लिए लिखता हूं बताइए f0 बराबर, तो यहां पर जो स्पीड है बताइए वो है v अपॉन लेमडा, लेमडा मीडियम नई वेवलेंथ है v कितना है बताइए c अपॉन म्यू इंटू लेमडा मीडियम, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसलिए हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं, f0 बराबर f0 इंप्लाइज, बताइए क्या लिखेंगे, c अपॉन लेमडा नॉट बराबर c अपॉन म्यू इंटू लेमडा मीडियम। तो ये सब याद कराया जाता है, यहां से लेमडा मीडियम बराबर जो आ जाएगा लेमडा नॉट अपॉन म्यू आ जाएगा, ये याद करने वाला पॉइंट है। तो किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ हो जाता है वो एयर का वेवलेंथ डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कर दिया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको क्लियर करो, एकदम क्लियर करिए साहब, एकदम क्लियर करो, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर आते हैं। हटा रहे हैं, पॉज करके उतारो। ठीक, तो बताइए, चलो हम इतने में ही समझा देते हैं। ये सोर्स है मान लो, ठीक, इसने लाइट को यहां से छोड़ा, ये यहाँ पे मीडियम μ1, यहाँ पे मीडियम μ2। तो दो बातें याद हो गई आपको, किसी भी मीडियम में जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है c अपॉन म्यू टाइम्स, और किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ हो जाता है वो हो जाता है लेमडा नॉट अपॉन म्यू टाइम्स, और जो फ्रीक्वेंसी होती है f डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करती है। तो यहां से बताइए एक मीडियम से इस तरह से चलिए,
तो अगर सारी बातें कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे स्पीड ये एयर मान लेता हूँ चलो, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट का वेवलेंथ होगा, सी की स्पीड होगी, एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी होगी। बताइए तो यहाँ पे जाके वेव स्पीड कितनी हो जाएगी v1, सीधे सीधे c अपॉन म्यू वन। यहाँ पे जाके वेव स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए v2, c अपॉन म्यू टू। ओके, बताइए यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा इसका, ये जो वेवलेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा वन, ये कितना हो जाएगा बताइए, लैम्डा नॉट अपॉन म्यू वन, लैम्डा नॉट अपॉन म्यू वन। बताइए यहाँ पे जो वेवलेंथ हो जाएगा इसका, ये लेंथ लैम्डा टू, बताइए कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन म्यू टू। ठीक, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, एकदम आसानी से कर ले जाओगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी एफ नॉट होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी एफ नॉट होगी, लेकिन वेवलेंथ और वेव स्पीड मीडियम के बदलने से बदल जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन वेवलेंथ और वेव स्पीड मीडियम के बदलने से बदल जाते हैं। हटाएं, एक बात और लिख लीजिए नोट, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। जब मीडियम बदलता है तो एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक हरे रंग का पेड़ है, आप उसको हवा एयर से देखिए तो हरा दिखाई देगा, क्या पानी के अंदर डुबकी लगाने पर उसका कलर बदल जाएगा कि हरा ही दिखाई देगा? एक बेहतरीन और फेमस क्वेश्चन, तो इसका आंसर है वो हरा ही दिखाई देगा। आप पानी का उसको तेल के अंदर डुबकी लगाकर भी देखेंगे तब भी हरा ही दिखाई देगा। इसका आंसर ये होता है कि जो कलर होता है, याद कर लो, समझा देंगे कभी ना कभी, कुछ चीजें याद करते चला करो। तो जो कलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तभी कलर चेंज होता है। किताबों में आप पढ़ते हैं कि सर वेवलेंथ लिखा रहता है, पर नहीं यार, वो असल में डाटा वैक्यूम के लिए होता है, वो गलत नहीं होता है। तो होता एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, पर बुक्स में जो वेवलेंथ के लिए लिखा रहता है वो डाटा एयर या वैक्यूम के लिए होता है, तो इसलिए आंसर सेम बना रहता है। तो आप इसको याद कर लो कि कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, हैंस डज नॉट चेंज, या ये कहो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर सभी मीडियम से एक जैसा होता है। ठीक, तो लिख देता हूं इसको, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ frequency, hence color of an object is same from all mediums, ठीक, तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर सभी मीडियम से एक जैसा होता है, क्योंकि कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मीडियम के बदलने से चेंज नहीं होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर एक हरे रंग के पेड़ को आप किसी भी मीडियम से देखिए, सभी ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा, हरा ही दिखाई देगा। ठीक, इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करने, हटाएं जरा। जैसे एक एग्जांपल देखो यार, मान लीजिए यहां से एक थिकनेस है, मान लो ये ए या डी जो भी है, और मान लीजिए यहां पे वैक्यूम है। ठीक, तो हम मुझे बता सकते हैं कितना समय लगेगा यहां से वेव को चलने में। तो सीधे जो वेव यहां तक पहुंचेगी, वो जो टाइम लगेगा वो लगेगा डी अपॉन सी। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई हम वाटर भर देते, म्यू अगर होता मान लीजिए, और ये थिकनेस डी होती है, तो अब बता सकते हो इस वेव को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पे जो समय लगेगा टी डैश, वो कितना लगेगा बताइए, डी अपॉन इस मीडियम की स्पीड, और वी बताइए कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू, तो आ जाएगा म्यू इंटू डी अपॉन सी, और म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से ज्यादा लगेगा, या टी डैश इक्वल टू म्यू इंटू टी कह सकते हो। ठीक, या टी नॉट कह सकते हो इसको। टी नॉट क्या है, बेसिकली वैक्यूम या एयर में जो समय लगा वो है। अब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही समझाया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर दिया जाता है और फिर पूछता है कि इसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं कराता हूं आपको, इसको हटाता हूं, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, a ray of light passes through, या सीधे डायग्राम बना देता हूं। देखिए एक स्लैब है, एक स्लैब है, इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस, ये स्लैब है। अब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार बदल रहा है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स का फंक्शन दिया है, ये दिया हुआ है म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, इस फंक्शन से चेंज हो रहा है। ए असल में इसकी थिकनेस है, ए क्या है, यहां से यहां तक की थिकनेस, ए इसकी थिकनेस है। तो सवाल पूछा इसमें कि अगर इस पॉइंट पर एक रे इंटर ले रही है ए पर और वो बी पर जाके निकलेगी, ठीक, यहां से एक रे आ रही है, तो इसको पहुंचने में समय कितना लगेगा, टी ए बी बराबर क्या, ए से भी पहुंचने में समय कितना लगेगा। पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं। देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो क्या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ेगा तो जो वेव स्पीड है बताइए वो क्या होगा, कम होगा। और अगर वेव स्पीड कम होगा तो वेव लेंथ भी कम होगा। इसको अभी अभी मैंने याद करा दिया है, क्योंकि v इक्वल टू होता है c अपॉन म्यू और वेवलेंथ बराबर भी होता है लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। तो वेव स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ भी कम होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो वेव स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगा, क्योंकि f क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो ठीक है, इसको ऐसे भी बच्चों को एकदम याद कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, इधर जाने पर इसकी वेवलेंथ भी कम होगी, वेवलेंथ कम होने का तो देखो ये छोटी होती चली जाएगी, ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक। और वेव स्पीड भी कम होती चली जाएगी, ठीक, वेव स्पीड भी कम होती चली जाएगी और वेवलेंथ भी कम होती चली जाएगी। तो इसको, अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर अगर म्यू वेरिएबल है, म्यू क्या हो गया बताइए, ये वेरिएबल हो गया। अगर म्यू वेरिएबल है तो फिर इसमें वेव स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। और जब भी फिजिक्स में क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती है और वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होती है तो बिना इंटीग्रेशन के कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये सब इंटीग्रेशन मैं मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से सारे पढ़ाता हूं, पर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो कर लो। तो बताइए किसी भी जनरल एक्स पे हम चले जाएंगे, जिनको आता है वो कर लें, ठीक। किसी भी जनरल एक्स पे चले गए, यहाँ से एक्स पर बताइए इस लोकेशन का आपको म्यू पता होगा, कितना होगा बताइए। इस लोकेशन का म्यू होगा म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, इसी फॉर्मूले से होगा। अच्छा, यहाँ पे जो वेव स्पीड होगी वो भी आपको पता होगी, बताइए v इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे c बाई म्यू होगा। तो उस लोकेशन की वेव स्पीड पता लग गई आपको, c अपॉन म्यू का मतलब हो गया म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, ठीक। और अब बताइए अगर यहाँ पे वेव स्पीड v है तो अगर मैंने यहाँ पे dx की थिकनेस ले ली, तो ध्यान रखना ये dx की थिकनेस लेना ही एक बहुत बड़ा कला होता है। अब यहाँ पे मैंने dx की थिकनेस ले ली, तो अब बताइए dx बहुत ही छोटा होता है, तो इतने छोटे डिस्टेंस के लिए मैं कह सकता हूं म्यू लगभग कांस्टेंट है। तो बताइए इतने डिस्टेंस में क्या वेव स्पीड को लगभग कांस्टेंट मान सकता हूं, मानना ही पड़ता है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो फिर ये v आ गया। तो बताइए इसमें जो dt का समय लगेगा, dt क्या लगेगा बताइए, dx अपॉन v इतना लगेगा। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि v को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख दीजिए dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड होती है। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, हम तो ऐसे करके निकल जाते हैं पर पढ़ाते हैं तो ऐसे समझा देते हैं, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक। अब इसमें एक इंटीग्रेशन का पार्ट बचा, कुछ नहीं बचा। देखिए तो अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया dx बाई dt बराबर आ गया c अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है। अब देखिए, अब आपको पता है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो एक जैसे वेरिएबल होते हैं वो एक तरफ लिए जाते हैं और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ लिए जाते हैं। ये सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन छोड़ देना। तो ये आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर, ये आ जाएगा c इंटू डी टी। उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का लिमिट सब जानते ही हैं,
देखिए यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और इसको जब क्रॉस किया तो यहाँ पे t इक्वल टू टी हो गया। ठीक, तो टाइम तो लगा 0 से t। ठीक, और x बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी किया। बताइए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 0, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी a होगी। तो जो x कोऑर्डिनेट वेरी किया वो 0 से a वेरी किया। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है। आप पॉज करके इसको इंटीग्रेट करो, पॉज करके इंटीग्रेट करो, एकदम आसान इंटीग्रेशन है। बाद बाकी मैं अभी कर देता हूं। इंटीग्रेशन ही बचा अब तो केवल, उसको कर देता हूं। तो ये आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन 2a dx बराबर सी डी टी 0 से t और 0 से a। तो बताइए म्यू नॉट तो बाहर आ गया। अब बताइए ये क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन डी, ये तो सब जानती है इतना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx प्लस एक्स अपॉन 2a dx, ये तो आएगा लिमिट 0 से a, और इधर आ जाएगा c इंटू टी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट 0 से t इतना आ जाएगा। अब बताइए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, लिमिट 0 से a बराबर c इंटू टी। लिमिट पुट कर दिए जरा, म्यू नॉट इंटू a लिखेंगे पहले a प्लस, इसमें लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 4a, ए स्क्वायर अपॉन 4a करोगे तो ये क्या बचेगा बताइए, a अपॉन 4 बचेगा, और जब 0 पुट करोगे तो वो तो सब 0 बन जाएगा, इंटू सी इंटू टी आ गया। अब बताइए कितना आ गया, बताइए आ गया 5 म्यू ए नॉट अपॉन 4 बराबर सी इंटू टी। तो यहाँ से जो टी ए बी का जो समय लगा वो लग गया 5 म्यू नॉट ए अपॉन 4c। दिस इज द आंसर। आराम से लिख लो, कहीं से भी कठिन नहीं, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही बेसिक रखते हैं पहले लेक्चर में। तो ये बेसिक आपको रिफ्रैक्शन का, फ्रीक्वेंसी का, ये सब मैंने बता दिया। अगली क्लास में मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा, स्नेल्स लॉ आ जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, एक अलग वीडियो हो जाएगा। इसका वीडियो आज की क्लास का यहीं तक सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो।